हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का अपना हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज की अगली क्लास में हम तृतीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। तृतीय चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम था हमारा सांख्यिकी अनुसंधान का नियोजन या आयोजन करना। इससे पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत हमने नियोजन की आवश्यकता या नियोजन के बारे में अध्ययन किया था। नियोजन होता क्या है, अनुसंधानों का अर्थ या सांख्यिकी अनुसंधानों के अर्थ के बारे में चर्चा की थी। आज हम अनुसंधानों का अर्थ के बाद आगे वाला चरण चलेगा, वह चलेगा स्टेप। जैसे कि हम किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए चरण को अपनाते हैं। जैसे छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है, छत पर जाने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार प्लानिंग जब नियोजन बनाया जाता है, आयोजन जब किए जाते हैं, आयोजन में सफलता अर्जित करने के लिए या सांख्यिकी अनुसंधान करने के लिए हमें कुछ चरणों का या कुछ स्टेपों का पालन करना होता है। यदि उस स्टेप के माध्यम से सामग्री को एकत्र किया जाता है तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। तो आज का हमारा जो बिंदु रहेगा वह यही रहेगा, सांख्यिकी अनुसंधान के प्रमुख चरण। हेडिंग डाले सभी विद्यार्थी, तृतीय चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है हमारा सांख्यिकी अनुसंधान के, हेडिंग डाले सभी विद्यार्थी, सांख्यिकी अनुसंधान के, सांख्यिकी अनुसंधान के प्रमुख चरण, अनुसंधान के प्रमुख चरण मतलब स्टेप। सांख्यिकी अनुसंधान करते समय हमें किन किन चरणों का पालन करना चाहिए, किस चरण के अनुसार हमें कार्य का संपादन करना चाहिए, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, आंकड़ों का प्रेजेंटेशन करना चाहिए, आंकड़ों का कलेक्शन करना चाहिए, आंकड़ों का एनालिसिस करना चाहिए, इत्यादि प्रकार की जो स्टेप है, तो किस स्टेप का कहां और कैसे उपयोग किया जाए उसी के बारे में बताया जाएगा इसमें। तो आज का हमारा बिंदु क्या रहेगा बच्चों, सांख्यिकी अनुसंधान के प्रमुख चरण या स्टेप। प्रमुख रूप से इसके 7 चरण बताए गए हैं। 7 चरणों के द्वारा हम सांख्यिकी अनुसंधान को पूर्ण कर सकते हैं, हमें सफलता भी अर्जित हो सकती है उस अनुसंधान के अंतर्गत। प्रथम जो चरण रहेगा वह चरण लिख पर हेडिंग डाल लीजिए, सांख्यिकी अनुसंधान के प्रमुख चरण निम्न प्रकार हैं। इस अनुसंधान के प्रमुख 7 चरण निम्न प्रकार है। प्रमुख 7 चरण निम्न प्रकार हैं। तो वे 7 चरण कौन से हैं उसके बारे में बताया जाएगा। प्रथम चरण है हमारा अनुसंधान का आयोजन। प्रथम चरण कौन सा है बच्चों, अनुसंधान का आयोजन करना। प्रथम चरण कौन सा हो गया, अनुसंधान का आयोजन। पहले चरण लिख लेते हैं, 7 चरण। तो 7 चरणों के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लेंगे या स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अनुसंधानों का आयोजन करना, इससे आपको पता भी लग जाएगा कि किस प्रकार से होता है। तो सांख्यिकी अनुसंधान के चरणों में जो प्रथम चरण हमारा है वह अनुसंधान का आयोजन है। कहने का तात्पर्य अनुसंधान का जो आयोजन किया जाएगा, उसका जो प्रस्तुतिकरण किया जाएगा वह किस प्रकार से करें, किस क्षेत्र में उसका अध्ययन किया जाए, कितनी इकाइयों का अध्ययन किया जाए, अध्ययन कैसे किया जाए, किस प्रकार से किया जाए, वह व्यवस्थित हो सकता है नहीं हो सकता। जो हमने समंक एकत्र किए हैं वे समंक कहाँ से लिए जाए, कब लिए जाए, यानी कब लिए जाए, सब कब एकत्र किए जाए, कब लिए जाए आदि, या कहां से लिए जाए, किसके लिए लिए जाए, इत्यादि सभी जो समंकों से संबंधित तथ्य है, इन सब का सर्वप्रथम आयोजन करना होता है। आयोजन करके द्वारा ही आपको सफलता अर्जित हो सकती है और सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो सांख्यिकी अनुसंधान का जो प्रथम चरण होगा कौन सा होगा बच्चों, अनुसंधान का आयोजन करना। लिख लेना चाहिए, नोट कर लेना। कई बार परीक्षा में पूछ लेता है कि सांख्यिकी अनुसंधान का प्रथम चरण निम्न में से प्रथम चरण कौन सा होगा। तो प्रथम चरण कौन सा होगा हमारा, अनुसंधानों का आयोजन करना, अनुसंधानों का
आयोजन। इसमें लिखिए सर्वप्रथम अनुसंधान के, पहले ये लिख लो, अनुसंधान का प्रथम चरण अनुसंधान का प्रथम चरण अनुसंधान का आयोजन करना है। प्रथम चरण अनुसंधान का, रिसर्च सेंटर जो हमारा है, अनुसंधान का आयोजन करना है। अनुसंधान का आयोजन करना है। तो देखिए इस अनुसंधान का उद्देश्य, इस अनुसंधान का उद्देश्य, जो इसका उद्देश्य होता है उसके बारे में बताया गया है। उद्देश्य जो लिया जाएगा, क्षेत्र, प्रकृति, विशेषताएं, गुण, अवगुण, यूनिट, इकाइयां इत्यादि स्रोत, जो भी तथ्य लिए जाएंगे, इन तथ्यों का जो संग्रहण किया जाएगा, कलेक्शन किया जाएगा, यह कलेक्शन किस प्रकार से किया जाए, कैसे किया जाए, उसके बारे में स्पष्ट सूचना जो होनी चाहिए। तो अनुसंधान का प्रथम चरण अनुसंधान का आयोजन करना है। इस अनुसंधान का उद्देश्य क्षेत्र, प्रकृति, उद्देश्य क्षेत्र, प्रकृति, सूचनाओं के स्रोत, जो जहां से इकट्ठे किए जाएंगे हमारे समन, उन आंकड़ों के बारे में बताया गया है। तो सूचनाओं के स्रोत, उनकी इकाइयां, यूनिट कहने का तात्पर्य हमारी जो इकाइयां एकत्र की जाएगी, समंक संग्रहण की रीति, समंकों का जो संग्रहण किया जाए, कलेक्शन किया जाएगा, वह कलेक्शन किस रीति से किया जाए, तो समंक संग्रहण की रीति, यानी किस रीति के माध्यम से समंकों का कलेक्शन किया जाए, डाटा को एकत्र किया जाए। अनुसंधान का प्रथम चरण अनुसंधान का आयोजन करना है, सांख्यिक अनुसंधान का। इस अनुसंधान का उद्देश्य क्षेत्र, प्रकृति, सूचनाओं के स्रोत, इकाई, समंक संग्रहण की रीति आदि का ध्यान रखकर, यानी उसको ध्यान में रखा जाएगा। तो आदि का ध्यान रखकर स्पष्ट योजना बना लेनी चाहिए। आदि का ध्यान रखकर स्पष्ट योजना, मतलब प्लानिंग, स्पष्ट योजना बनानी चाहिए। तो सांख्यिकी अनुसंधान का, यहां लिख लेना बच्चों, सांख्यिकी अनुसंधान का जो प्रथम चरण होगा, अनुसंधान का आयोजन, इस आयोजन में बताया गया कि जो इसके अंतर्गत इस अनुसंधान का उद्देश्य, यानी किसी भी अनुसंधान, इस अनुसंधान से तात्पर्य है किसी भी अनुसंधान, तो किसी भी अनुसंधान का उद्देश्य क्षेत्र, प्रकृति, सूचनाओं के स्रोत, इकाइयां, समंक संग्रहण की रीतियां आदि को ध्यान में रखकर स्पष्ट योजना बनानी चाहिए। आदि को ध्यान में रखकर स्पष्ट योजना बनानी, यानी इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट योजना बनाई जाएगी, तो आपके आयोजन में सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। आपके कार्य जो समंक इकट्ठा करोगे वह सही प्रकार से व्यवस्थित रूप से इकट्ठा होंगे। प्रथम चरण हो गया। दूसरा चरण बताया गया समंकों का संग्रहण करना, कलेक्शन ऑफ डाटा। तो द्वितीय चरण हो गया हमारा समंकों का संग्रहण। समंकों का संग्रहण कैसे किया जाए, किस प्रकार से किया जाए। वैसे समंकों के संग्रहण के अंतर्गत पूरा एक अध्याय का, संपूर्ण अध्याय का भी अध्ययन करेंगे, जिसमें उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी हमें प्राप्त होगी। समंकों का संग्रहण कैसे किया जाएगा, किस प्रकार से किया जाए,
समंको का जो संग्रहण होगा वह किस व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, कौन सा व्यक्ति इस कार्य के लिए योग्य है, कौन सा व्यक्ति इस कार्य के लिए अयोग्य, इत्यादि प्रकार की सूचनाएं इसके अंतर्गत की जाएगी। तो इसमें देखिए समंको के संग्रहण में अनुसंधान का दूसरा चरण, सांख्यिकी अनुसंधान का दूसरा चरण, सांख्यिकी अनुसंधान का, सांख्यिकी अनुसंधान का दूसरा चरण, दूसरा चरण समंको का, समंको का संग्रहण, यानी समंको का कलेक्शन करना, समंको का संग्रहण करना है। इसमें समंको के संग्रहण में, समंको के संग्रहण में, समंको के संग्रहण में, समंकों के संग्रहण करना यानी इकट्ठा करना, समंकों के संग्रहण में सर्वप्रथम समंको जब कलेक्शन किया जाएगा तो उसके बारे में बताया गया। सर्वप्रथम कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल आप कहने का तात्पर्य है, कच्ची सामग्री एकत्र करना है, कच्ची सामग्री एकत्र करना है। यानी समंको के संग्रहण में संग्रहण करते समय पहला जो उद्देश्य व्यक्ति का बनेगा, सबसे पहले आयोजन करेगा, आयोजन के बाद में जो कलेक्शन ऑफ डाटा रहेगा, उस डाटा के अंतर्गत सर्वप्रथम जो कार्य होगा क्या होगा वह बच्चों कच्ची सामग्री एकत्र करना, रॉ मटेरियल को इकट्ठा करना, कि रॉ मटेरियल के द्वारा ही हम आगे वाले प्रोसेस अपना सकते हैं, सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो समंको के संग्रहण करने के लिए, समंको का संग्रहण करने के लिए, समंको का संग्रहण करने के लिए सांख्यिकी की विभिन्न रीतियों का प्रयोग किया जाता है। संग्रहण करने के लिए सांख्यिकी की विभिन्न रीतियों, सांख्यिकी की विभिन्न रीतियों, और भी तथ्य आएंगे इसमें, सांख्यिकी की विभिन्न रीतियों, योग्य शोध सहायकों, योग्य शोध सहायकों, योग्य साथ जो पूर्ण रूप से परिपूर्ण हो, जो इसके बारे में सूचनाएं जानते हो कि डाटा का इकट्ठा कैसे व किस प्रकार से किया जाएगा। सहायकों, सर्वेक्षणों की, सर्वेक्षण कौन होता है, उसका जांच करने वाला अधिकारी होता है, उसे सर्वेक्षण अधिकारी कहा जाता है। तो सर्वेक्षणों की नियुक्ति, सर्वेक्षणों की नियुक्ति से तात्पर्य क्या हुआ कि उसी व्यक्ति को उस कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाएगा जो उस कार्य करने में सही हो, कार्य सही प्रकार से संपादन करने। तो सर्वेक्षणों की नियुक्ति तथा विभिन्न प्रश्नावली व अनुसूचियां तैयार कर, तथा विभिन्न प्रश्नावली व अनुसूचियां, इनके बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली क्या होती है, अनुसूचियां क्या होती है। अनुसूचियां तैयार कर, अनुसूचियां तैयार कर उसे संबंधित व्यक्ति, संबंधित का व्यक्ति का तात्पर्य क्या हुआ यहाँ पर, संबंधित व्यक्ति से तात्पर्य होता है कि जो व्यक्ति इसके कार्य का संपादन कर रहा हो,
जो डाटा को इकट्ठा करने का कार्य कर रहा हो। जैसे कि दुकानदार होता है, दुकानदार अपना वस्तुएं बेचने के लिए मार्केट में विक्रेता लगाता है, सेल्स मैनेजर या सेलर जो लगाता है, जो सेलर करता है पूरे मार्केट के अंतर्गत बाजार में वस्तुओं का विक्रय करके आते हैं और अंत में उसके बाद जो उनसे जो पैसा प्राप्त होता है कौन इकट्ठा करता है, वहां का मालिक। उसी प्रकार यहाँ पर उससे संबंधित व्यक्ति यानी जिस व्यक्ति को उस डाटा की आवश्यकता है तो उससे तैयार कर उसे संबंधित व्यक्ति के पास भेजने की व्यवस्था की जाती है। ये दूसरा चरण हो गया साहब। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये लोग आप लोग समझ भी लेना, तथ्यों को बताता रहूंगा। सांख्यिकी अनुसंधान का जो प्रमुख चरण में प्रथम चरण होगा आयोजन करना, दूसरा जो चरण है हमारा समंको का संग्रहण करना। इसमें बताया गया कि सांख्यिकी अनुसंधान का दूसरा चरण क्या करना है बच्चों, समंको का संग्रहण करना है। समंको के संग्रहण में सर्वप्रथम क्या इकट्ठा किया जाएगा, रॉ मटेरियल अर्थात कच्ची सामग्री एकत्र करना है। समंको का जो संग्रहण करने के लिए अब यहाँ मेन चीज आ गई हमारी कि समंको का संग्रहण तो किया जाएगा, वह किस प्रकार से किया जाएगा और कैसे किया जाएगा। समंको का संग्रहण करने के लिए सांख्यिकी की विभिन्न रीतियों नंबर 1, नंबर 2 योग्य शोध सहायकों, नंबर 3 सर्वेक्षणों की नियुक्ति, नंबर 4 विभिन्न प्रकार के प्रश्नावलियां, नंबर 5 अनुसूचियां तैयार कर उसे संबंधित व्यक्ति किसके पास बच्चों, इमेज गई, संबंधित व्यक्ति के पास भेजने की व्यवस्था की जाती है। यानी ये सब कार्य जो किए जाते हैं, इन सब कार्यों का जो संपादन किया जाता है, इन सब कार्य का जो कार्य किए जाते हैं, डाटा को एकत्र किए जाते हैं, दूसरा कार्य में आता है हमारा समंको का संग्रहण करना यानी कलेक्शन ऑफ डाटा। 2 कार्य हो गए, तीसरा कार्य यहाँ आएगा नहीं, ऊपर लिख लेंगे, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग सभी, ले लेना एक बार, साफ बिल्कुल साफ आनी चाहिए, एक बार देख लेना, क्लियर आनी चाहिए बिल्कुल। हो गया सभी का, ठीक है। तीसरा चरण पढ़ते हैं। तृतीय चरण क्या बताया गया है, प्रथम चरण का आयोजन करना हो गया, दूसरा चरण है कलेक्शन ऑफ डाटा, समंको का संग्रहण कर लिया गया। अब समंको का संग्रहण करने के बाद जो तीसरा कार्य होगा वह होगा संग्रहित जो समंक हो गए उन समंकों का संपादन करना, यानी अन्य लोगों के लिए उनको प्रस्तुत कर देना। तो तृतीय जो कार्य चरण हो जाएगा वह हमारा क्या रहेगा, संग्रहित समंकों का संपादन। लीजिए संग्रहित से तात्पर्य इकट्ठा किए गए, ठीक है, संग्रहित समंकों का संपादन करना, यानी जो हमारे समंक हो गए उन समंकों का संपादन किस प्रकार से किया जाएगा और कैसे किया जाएगा। जैसे सरकार भर्ती निकालती है, वैकेंसी निकालती है, वैकेंसी निकालने के बाद ऐसे तो है नहीं कि पूरे हमारे पास 1.5 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है, 1.5 लाख व्यक्तियों ने एग्जाम दी है, तो 1.5 लाख के 1.5 लाख तो लेगी नहीं, क्या करेगी, उनका संपादन करेगी, अर्थात उनकी छटनी करेगी। क्या करेगी बच्चों, छटनी की जाएगी और छटनी करने के बाद जो व्यक्ति छटकर अलग होकर आएंगे उन व्यक्तियों का संपादन किया जाएगा, उनको वेरीफाई किया जाएगा कि हाँ यह व्यक्ति योग्य है। उसी प्रकार समंकों का भी क्या किया जाता है, समंकों का भी संपादन किया जाता है। समंकों का संपादन कैसे किस प्रकार से करें, तो इसमें लिख लीजिए कि समंकों का संपादन जो होगा वह संग्रहण के बाद की प्रक्रिया होगी। तो यानी तृतीय जो चरण होगा वह कौन सा होगा, संग्रहित समंकों का संपादन करना। तो लिख लीजिए समंक संग्रहण के बाद का कार्य है समंकों के संग्रहण, समंकों के संग्रहण के बाद का
कार्य क्या है? समंकों का संपादन करना। समंकों के संग्रहण के बाद का कार्य समंकों का संक्षिप्तीकरण कह दो या संपादन करना कह दो, बात वही रहेगी। समंकों का संक्षिप्तीकरण, समंकों का संक्षिप्तीकरण करना होता है। संक्षिप्तीकरण में छोटा करना, उसको संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना, वही हमारा संक्षिप्तीकरण कहलाता है। ये छटनी करना, उनको छांटना। अब वो छांटा क्यों जाता है? किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन समंकों को छांटा जाता है। तो लिखना है इसमें कि इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु समंकों को इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु समंकों को इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु समंकों की क्या करते हैं बच्चों? छटनी करते हैं। समंकों की छटनी करते हैं। संक्षिप्तीकरण करना छोटा हो गया। अब छोटा करने कैसे किया जाएगा? उनको छांटा जाएगा, अलग अलग चुना जाएगा, तो वह संक्षिप्ती करने की जो क्रिया होगी वह हमारी छटनी की क्रिया भी कहलाएगी। और जब छटनी की जाएगी, समय छटनी करते हैं, छटनी करते समय अनावश्यक समंकों को क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। अनावश्यक समंकों को हटा दिया जाएगा। यानी जो समंक गलत हैं या एक से अधिक बार आए हैं, जिनका एक से अधिक बार में प्रयोग किया गया है, उन समंकों को वहां से हटा दिया जाएगा और उन सभी क्रियाओं को एक मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार की संपादन की क्रिया के बाद, इस प्रकार की संपादन की क्रिया के बाद जो कार्य होते हैं, जो कार्य दोहराए जाते हैं, वे समंकों का अंतिम रूप से अंतिम कार्य होता है। संपादन की क्रिया के बाद समंक अंतिम रूप से क्या हो जाते हैं बच्चों? अंतिम रूप से उपयोगी होते हैं। समंक क्रिया के बाद समंक अंतिम रूप से, इसको साफ कर देता हूं सेकंड वाले को। समंक अंतिम रूप से क्या होते हैं बच्चों? उपयोगी होते हैं। समंक अंतिम रूप से उपयोगी, यूजेबल, यानी अब आप उनका उपयोग कर सकते हो, उपयोगी होते हैं। समंकों का जो एकत्र करते समय जो अंतिम रूप होगा, अंतिम क्षण कौन सा होगा? वो हमारा संग्रहित समंकों का संपादन करना। यानी समंकों का संपादन करने के बाद समंक प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी हो जाता है। कोई भी व्यक्ति उसका बाद में उपयोग कर सकता है। 3 चरण हो चुके हैं। चौथा चरण समंकों को संपादन कर दिया। संपादन के बाद कौन सी क्रिया अपनाई जाएगी? समंकों का संपादन करने के बाद उन समंकों को क्लासिफिकेशन किया जाएगा और टैबुलेशन किया जाएगा, यानी उन समंकों का वर्गीकरण और सारणीयन किया जाएगा। तो चतुर्थ पॉइंट रहेगा हमारा भाई यही रहेगा कि समंकों का वर्गीकरण एवं सारणीयन। चतुर्थ पॉइंट रहेगा हमारा समंकों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन
समंकों का वर्गीकरण एवं सारणी। वैसे ये दो प्रकार की विधियां रीतियां बताई गई है। यहाँ पर इन दोनों रीतियों को एक ही मानकर दोनों को एक ही रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये समंकों का क्लासिफिकेशन कैसे होगा और समंकों का सारणीयन किस प्रकार से होगा। क्लासिफिकेशन के माध्यम से समंकों को सही व्यवस्थित किया जाता है और सारणीयन के माध्यम से उन्हें सारणियों में व्यक्त किया जाता है। जैसे क्लास उदाहरण तौर पे कह सकते हैं, जैसे मैं क्लासिफिकेशन करूं साहब यहाँ पे जनसंख्या के दो भाग है साहब। एक तरफ मैंने बता दिया साहब पुरुष और एक तरफ बना दी मैंने महिला। पुरुष के फिर दो भाग बना दिए, एक बना दिया साहब विवाहित पुरुष, विवाहित पुरुष, एक तरफ बना दिए मैंने अविवाहित पुरुष। महिलाओं में भी ऐसे दो वर्ग बांट दिए मैंने। सब प्रथम वर्ग बांट दिया किसका, महिला के, भाई विवाहित महिला, और पुरुष में क्या बांट, ये अविवाहित महिला। अब इसमें भी वर्ग बना सकते हैं चाहे तो। विवाहित में कौन से साक्षर हैं और कौन से निरक्षर हैं। अविवाहित में भी दो हो जाएंगे साहब, वही साक्षर और निरक्षर। महिला में भी दो वर्ग बढ़ जाएंगे, साक्षर महिला और निरक्षर महिला। अविवाहित में दो वर्ग बढ़ जाएंगे कि साक्षर महिला और निरक्षर महिला। ये लो साहब, ये इस प्रकार से वर्गों का क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है, उनको बांट दिया जाता है। यह क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, वर्गीकरण कहलाता है। अब टैबुलेशन क्या आता है, टैबुलेशन में देख लो साहब, टैबुलेशन कैसे होगा, जैसे टैबुलेशन कैसे होता है, मैंने यहां लिख दी, मैंने यहां बता देता हूं सारणीयन का। जैसे मैंने यहां लिख दिया सारणीयन में, ये मैंने तालिका बना दी यहां पर जनसंख्या। अब जनसंख्या के अंतर्गत मैंने ये बना दिया तालिका, ये देखो इसको तालिका कहते हैं साहब। यहां जनसंख्या में मैंने पुरुष, अब पुरुष के अंदर मैंने दो वर्ग बना दिए साहब, ये देखो। यहां लीजिए मैंने महिला, फिर दो वर्ग बना दिए साहब मैंने। यहां लगा दिए मैंने साक्षर और निरक्षर, ये बना दिया मैंने। कि पुरुष में यानी मैंने ये यहां पे बना दिए दो वर्ग, पुरुष में यहां बना दिया मैंने विवाहित, यहां पे अविवाहित, यहां विवाहित और यहां अविवाहित, यहां आ गया कुल। निरक्षर का भी ऐसे बन जाएगा, जनसंख्या के अंतर्गत दो वर्ग बना लो, और ये लो सर पुरुष और महिला, ये बना दिए साहब। साक्षर, ये तो हो गया साक्षर, ये निरक्षर, यहाँ पे दो मिलना, साक्षर और निरक्षर, ये कुल टोटल हो जाएगा। इस प्रकार से उनका सारणीयन कर दिया जाता है। संख्या एक 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 दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ सात, एक दो एक 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 नील नील, तो एक दो तीन, तीन उसमें डाल दिया साहब, एक चार एक दो तीन, एक चार एक एक एक, चार 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 पाँच सात आठ नौ 10 4 14 16, ये सब यहाँ डाल दिया टोटल। जीटी बना दी मैंने 16 17 18 19 19 1 20 7 27, यहाँ लिखा एक एक दो दो चार एक पाँच एक तीन तीन एक चार एक तीन चार एक पाँच और एक दो तीन, टोटल में 27 आएगा। ये लो सर, ये हमारा हो गया सारणीय। ये सारणी व्यक्त कर दिया, यहाँ पर आंकड़ों को सारणी व्यक्त कर दिया और वहां पर किसमें व्यक्त कर दिया, वहां पर क्लासिफिकेशन कर दिया। ये समंकों का वर्गीकरण
वो सारणियन इस प्रकार से प्रस्तुत होता है। अब इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। अब क्या लिखना है वो कहाँ लिखोगे? यहाँ एक लाइन लिखनी है कि संपादन के समंकों के संपादन के बाद, यहाँ लिख लें, लिख लो, समंकों के संपादन, समंकों के संपादन के बाद समंकों को विभिन्न वर्गों व श्रेणियों के आधार पर, श्रेणियां बांटी जाएगी, तो श्रेणियों के आधार पर विभाजित कर सारणियों में बांटा जाता है। ये लो सारियों कि समंकों के संपादन के बाद की जो चरण होगी, उस चरण के अंतर्गत समंकों का विभिन्न वर्गों में श्रेणियों के आधार पर बांटकर उनको सारणियों में बांटा जाता है। सारणियों के अंतर्गत उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। ये इसके बारे में हो गया। ठीक है, हमने आ गया कि क्लासिफिकेशन क्या होता है और सारणियन क्या होता है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका भी। ये हमारे 4 प्रकार के चरण हो चुके हैं। 7 चरण बताए थे मैंने प्रमुख रूप से, 4 चरण हो गए, 3 चरण और बाकी है हमारे। समझ में आ गया क्लासिफिकेशन कैसे होता है और टैबुलेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण, टैबुलेशन में सारणियन। सारणियन इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, क्लासिफिकेशन इस प्रकार से होता है। ये इसके बारे में आ गया कि समंकों का संपादन के बाद समंकों को विभिन्न वर्गों में श्रेणियों के आधार पर विभाजित कर उन्हें सारणियों में बांटा जाता है, या सारणियों में वर्गीकृत किया जाता है। इसके सब लेना इसका एक बार 5 चरण लिखते हैं कि सब सारणी को, संख्याओं को, समूहों को वर्गीकरण भी कर दिया हमने, उनका क्लासिफिकेशन भी कर दिया। अब कौन सा चरण आएगा? अब ये चरण हो जाने के बाद समंकों का प्रस्तुत किया जाता है, समंकों को प्रेजेंटेशन किया जाता है। समूहों का प्रेजेंटेशन कैसे होगा? ये जो हमने क्रियाएं की है, ये सब प्रेजेंटेशन के अंतर्गत आती है। वैसे तो इनका प्रेजेंटेशन किस प्रकार से होगा उसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। किसमें आते हैं बच्चों? प्रेजेंटेशन में आते हैं। तो 5 चरण लिखिए। समंकों का प्रस्तुतिकरण, समंकों का प्रस्तुतिकरण, समंकों का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से होगा और कैसे होगा? समंकों को चित्रों के माध्यम से, रेखा चित्रों के माध्यम से, ग्राफ पेपर के माध्यम से उनको प्रस्तुत किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखे तो उसे क्या लगे? बहुत सुंदर लगे, बहुत अच्छा लगे, दिखने में आकर्षित लगे, कि लोग उसे देखते ही इंप्रेस हो जाए। उस प्रकार से समंकों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उसको समझ ले। तो इसमें 2 लाइन लिख लीजिए कि समंकों के वर्गीकरण में सारणियन के बाद समंकों के वर्गीकरण व सारणियन के बाद क्या किया जाएगा? समंकों के वर्गीकरण में सारणियन के बाद समंकों को चित्रों, रेखा चित्रों, ग्राफ पेपर, मॉडल आदि
चित्र, रेखा चित्र, ग्राफ पेपर, मॉडल आदि द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण ले लो साहब, इसका कैसे प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे हमने माना हमें किसी वस्तु की मांग प्रदर्शित करनी है। क्या करनी है बच्चों? किसी वस्तु की मांग प्रदर्शित करनी है तो कैसे प्रस्तुत होगी वो? ये सब ये उदासीनता वक्र दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। ये जो रेखा आ गई हमारी, ये बिल्कुल सीधी आती है बच्चे, ध्यान रखना। ये हमारी बजट रेखा हो गई, ये हमारा आईसी वक्र हो गया, ये हमारा संतुलन बिंदु हो गया। यहाँ एक्स वस्तु दिखा दी, यहाँ पर क्या दिखा दी बच्चों? वाई वस्तु दिखा दी। ये आईसी बन गए हमारे। ये हमारी जो रेखा आ रही है हमारी क्या बन गई? बजट रेखा। अब कोई भी व्यक्ति जो होगा वह इस रेखा चित्र के माध्यम से, पहले इसको साफ कर देता हूं, आप लोग देखते रहना, समझ में आ जाएगा प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है। चित्रों, रेखा चित्रों के माध्यम से क्या कर लेता है? किसी भी तथ्य को सरलता पूर्वक आसानी से समझ सकता है, जैसा इस रेखा चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति इसी व्याख्या कर सकता है कि यहाँ क्या दिखाया गया। साहब उदासीनता वक्र है, आईसी मतलब उदासीनता वक्र, वह इस बिंदु को, बिंदु ई को स्पर्श कर रहा है तो यह व्यक्ति का उपभोक्ता क्या हो गया बच्चों? संतुलन बिंदु हो गया। कौन सा बिंदु हो गया? संतुलन बिंदु कह दो या साम्य बिंदु कह सकते हैं। तो मैं रेखा चित्र के माध्यम से उसको प्रस्तुत कर दिया गया तो मॉडल हो गया हमारा रेखा चित्र, ग्राफ पेपर के माध्यम से। समझ आ गया प्रस्तुतिकरण कैसे होता है, ऐसे प्रेजेंटेशन किया जाता है। तो जो छोटी नर्सरी क्लासों के अंतर्गत मैडम बच्चों को फलों के नाम जब सिखाती है तो वह कोई किसी फल की आकृति बना देती है, तो चित्र, रेखा चित्र में आते हैं वो, तो प्रेजेंटेशन करती है और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। बच्चे क्या होते हैं? तुरंत सीख जाते हैं। तो 5 हमारा समंको का प्रस्तुतिकरण करना। छठा जो हमारा रहेगा चरण में रहेगा समंको का एनालिसिस करना। 5 बिंदु समझ में आ गया सभी को? विद्यार्थियों को कुछ पूछना हो फिर पूछ सकते हो आप। छठा बिंदु लिखिए समंको का विश्लेषण। समंको का विश्लेषण करना। अब समंको का विश्लेषण किस प्रकार से होगा, कैसे होगा? एनालिसिस किया जाता है। समंको को एनालिसिस करने के लिए सांख्यिकी के अंतर्गत जो विभिन्न रीतियां बताई जाती है उन रीतियों का प्रयोग किया जाता है। रीतियां कह दो या समंको को प्रस्तुत करने के लिए जो गणितीय माप होते हैं, गणितीय मापों का भी उपयोग किया जाता है उनका विश्लेषण करने के लिए, ताकि कोई भी विद्यार्थी कुछ देखे तो समझ में आ जाए तुरंत। तो लिखिए इसके अंतर्गत कि समग्र प्रस्तुतिकरण के बाद समंको के प्रस्तुतिकरण के बाद, समंको के प्रस्तुतिकरण के बाद सांख्यिकी की रीतियों द्वारा, सांख्यिकी की रीतियों के द्वारा समंको का विश्लेषण किया जाता है। यानी सांख्यिक रीतियों के बाद जो सांख्यिक रीतियां आती है, समंको प्रस्तुतिकरण के बाद सांख्यिक रीतियों के द्वारा समंको का किया जाएगा बच्चों, एनालिसिस किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा। समंको के प्रस्तुतिकरण में, समंको के विश्लेषण में, एनालिसिस करना कहने का तात्पर्य, समंको के विश्लेषण में गणितीय मापों का भी
गणितीय माप कौन से होंगे वो भी लिख लीजिए इसमें। गणितीय माप कौन से होंगे हमारे याद है, माध्य, समांतर मान जिसको आप औसत भी कहते हो आप, एवरेज, माध्य, अपकिरण, अपकिरण, सहसंबंध, कोरिलेशन आप लोगों का, आदि। गणितीय मापों का प्रयोग किया जाता है। गणितीय मापों का प्रयोग किया जाता है। यानी समकों के विश्लेषण के अंतर्गत जो सांख्यिकी रीतियां बताई गई है हमारी, उन रीतियों के द्वारा तो एनालिसिस किया जाएगा ही, उसके साथ साथ समकों का विश्लेषण करने के लिए गणितीय माप जो बताए गए हैं, समांतर माध्य या औसत, अपकिरण, सहसंबंध आदि का प्रयोग किया जाता है। आदि जो प्रयोग होते हैं, प्रयोग माप जो होते हैं, इन मापों का प्रयोग किया जाता है ताकि इनका भविष्य में उपयोग कर सके और हमारे समक्ष से प्रकार से प्रस्तुत हो सके। अंतिम जो 7वां चरण है हमारा वो लिख लीजिए। समकों का विश्लेषण होने के बाद समकों का क्या किया जाता है बच्चों, समकों का निर्वचन किया जाता है। क्या किया जाता है, निर्वचन। तो लिख लीजिए, समकों का निर्वचन एवं प्रतिवेदन लिखना। समकों का निर्वचन व प्रतिवेदन लिखना। समकों का निर्वचन किया जाता है। निर्वचन मैं पहले बता भी चुका हूं। कहने का तात्पर्य समकों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी जो छात्र है, वह सरलता पूर्वक उन तथ्यों को समझ जाता है, जान जाता है, सीख जाता है। उन तथ्यों को वह सीख कर, यानी एक बार देखने के मात्र से, एक बार देखने का मतलब क्या हो गया कि वह उसने एक बार देखा कि डायग्राम हमने क्या बनाया, किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण किया है, इस प्रकार से बनाया है साहब, ये लो साहब ऐसा बना दिया। तो उस डायग्राम को देखने के मात्र से वह समझ जाए कि इसका जो वो होता है एक्सपेरिमेंट, प्रयोग होता है, किस प्रकार से होगा, डायग्राम में क्या बताया गया है, कितना डायग्राम को समझाया गया है। तो इसमें लिख लीजिए कि यह अनुसंधान का क्या है बच्चों, अंतिम चरण। यह अनुसंधान का अंतिम चरण है। प्रश्न पूछ लेता है कि सांख्यिकी अनुसंधान की रीतियों का अंतिम चरण कौन सा है, तो आपको क्या आंसर देना है बच्चों, निर्वचन व प्रतिवेदन लिखना। तो यह अनुसंधान का अंतिम चरण है। उपयुक्त विधियों के द्वारा इसमें सांख्यिकी की उपयुक्त विधियों के द्वारा, उपयुक्त विधियां होगी या रीतियां होगी, उन रीतियों या विधियों के द्वारा निष्कर्ष निकालकर, रीतियों द्वारा निष्कर्ष निकालकर, उनका रिजल्ट निकाला जाता है, निष्कर्ष निकाले जाते हैं। निष्कर्ष निकालकर उन्हें सरल व स्पष्ट भाषा में, उन्हें आ गया ना बात यहाँ पे कि सरल और स्पष्ट भाषा, उन्हें सरल व स्पष्ट भाषा, सरल भाषा होगी, स्पष्ट भाषा यानी जो कोई भी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति सरलता पूर्वक समझ जाए, तो उन्हें सरल व स्पष्ट भाषा में लिखकर, सरल व स्पष्ट भाषा में लिखकर प्रतिवेदन या स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। लिखकर स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।
और ये प्रतिवेदन जो लिखा जाएगा, इसको लिखने वाला जो लेखक होता है वह बहुत समझदार होता है, चतुर होता है, बुद्धिमानी होता है। कि जो व्यक्ति सही जानकार होगा विधियों का, रीतियों का, वही व्यक्ति सांख्यिकी के समूहों को सही प्रकार से प्रस्तुत कर सकता है, लिख सकता है। तो प्रतिवेदन लिखने के लिए योग्य लेखक का होना आवश्यक है। प्रतिवेदन लिखने के लिए योग्य लेखक का होना आवश्यक है। समझे, क्वेश्चन बन जाए कई बार एग्जाम में कि प्रतिवेदन लिखने के लिए किसका होना आवश्यक है, तो वहां पर आपका उत्तर क्या बन जाएगा बच्चों, योग्य लेखक का। पुनः रिपीट कर रहा हूं कि समूहों का सांख्यिकी अनुसंधानों का प्रमुख चरण का जो अंतिम चरण है, अंतिम कौन सा होगा, समूहों का निर्वचन और प्रतिवेदन लिखना। तो यह अनुसंधान क्या है बच्चों, अंतिम चरण है। इसमें सांख्यिकी की उपयुक्त विधियों या रीतियों के द्वारा निष्कर्ष निकालकर उन्हें सरल व स्पष्ट भाषा में लिखा जाता है, और सरल व स्पष्ट भाषा में लिखकर उनका स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। प्रतिवेदन लिखने के लिए योग्य लेखक का होना आवश्यक है। प्रतिवेदन को लिखने वाला योग्य लेखक ही होगा, उसी के द्वारा प्रतिवेदन लिखा जाएगा, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। ये हमारे हो गए साहब 7 चरण, जो सांख्यिकी अनुसंधानों का कार्य करते समय हमें अपनाने चाहिए, इनका प्रयोग करना चाहिए। इसी क्रम के अनुसार समय को हमें एकत्र करना चाहिए, उनकी जांच करनी चाहिए, परखना चाहिए, प्रस्तुति करना चाहिए, निर्वचन करना चाहिए, प्रतिवेदन लिखना चाहिए। आगे जो पढ़ेंगे हम वह इसकी प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना सभी विद्यार्थी। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं हर प्रत्येक चैनल में कह भी रहा हूँ, वैसे अच्छा लग रहा हो जरूर कीजिए। आपको अच्छा लग रहा हो या आपके परिवार में कोई विद्यार्थी उसके पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट और अर्थशास्त्र से पढ़ रहा हो, एएसओ की तैयारी कर रहा हो, कंप्यूटर संगणक की तैयारी कर रहा हो, तो उस विद्यार्थी को फॉरवर्ड कीजिए ताकि उसका काम हो। ज्योग्राफी जिसके पास हो उस विद्यार्थी को भेजिए, शेयर कीजिए। इसको कहने का समझ में आ गया सभी को? कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से। बहुत अच्छी बात, लेना स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है। शेष पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।